गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट, अर्थात मोनोपोली यानी कि एकाधिकार बाजार के अंदर कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है, ये हम इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो कीमत का निर्धारण है वो लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड दोनों में अलग अलग ही होता है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म में एकाधिकार बाजार के अंदर कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है ये जानेंगे। एकाधिकारी नाम से ही पता चल रहा है, मार्केट के अंदर जो है मोनोपोली यानी कि एक ही फर्म या एक ही विक्रेता होता है। ऐसे बाजार के अंदर जो उत्पादक होता है उसका सप्लाई पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। और लॉन्ग पीरियड ऐसी अवधि है जिसमें जो एकाधिकारी है मांग की दशाओं के अनुसार ही अपनी पूर्ति को समायोजित मतलब एडजस्टमेंट कर लेता है कि लॉन्ग पीरियड के अंदर अगर मांग बढ़ती है तो क्योंकि उसकी मोनोपोली है वो सप्लाई को भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ा लेता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड के अंदर कीमत मुख्य रूप से पूर्ति की दशा के आधार पर ही निर्धारित होती है। एकाधिकारी अपना लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य के कारण बाजार में वस्तु की सप्लाई को इस तरह से एडजस्टमेंट करता है कि उसे हर स्थिति में लाभ जरूर मिले। और शॉर्ट पीरियड के अंदर क्योंकि टाइम लिमिट होता है वो सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। इस कारण से शॉर्ट पीरियड के अंदर जो एकाधिकारी है, जो फर्म है, जो उत्पादक है, वो बाजार से लाभ भी कमा सकता है, सामान्य लाभ या फिर हानि, तीनों ही स्थितियां वो उसकी पैदा हो जाती हैं। लेकिन लॉन्ग पीरियड के अंदर केवल पूर्ति को एडजस्टमेंट करने के कारण उसे लाभ ही मिलता है। तो लॉन्ग पीरियड के अंदर बड़े पैमाने के उत्पादन होने के कारण प्रारंभ में फर्म और उद्योग इन्हें आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की बचतें मिलती हैं। लेकिन एक निश्चित पॉइंट के बाद ये जो बचतें होती हैं वो हानि में बदलना शुरू हो जाती हैं। जब फर्म और उद्योग इनको आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की बचतें मिलती हैं तब हम उसे उत्पादन में पैमाने का बढ़ता प्रतिफल यानी कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ये लागू होता है। अर्थात उत्पादन का आकार बढ़ेगा जिससे जो एमसी है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट वो क्रम से घटती जाती है। जैसे जैसे उत्पादन का आकार बढ़ता जाता है जो मार्जिनल कॉस्ट है यानी कि प्रति इकाई लागत है अतिरिक्त वो घटती जाएगी और वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट भी घटेगी। लेकिन औसत लागत के जो घटने की दर है वो सीमांत लागत के घटने की दर से कम होगी, यानी कि सीमांत लागत जो है कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा घटेगी। तो जो कीमत का निर्धारण है वो एक ऐसा आदर्श बिंदु है जहाँ पर हमें पैमाने का स्थिर प्रतिफल प्राप्त होगा। इस स्थिति में पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति में जो आदर्श पॉइंट है उसके बाद जैसे हमने बताया था कि आंतरिक और बाहरी बचतें एक निश्चित पॉइंट तक ही मिलेंगी, उसके बाद वो हानियों में बदल जाती हैं। इसे हम जो है पैमाने का घटता प्रतिफल या फिर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी और एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी। जैसा हमने बताया था एवरेज कॉस्ट जो है ना वो कम बढ़ती है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है। जैसे घटती भी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और बढ़ती भी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है। तो दीर्घकाल के अंदर जो एकाधिकारी है वो तीनों ही दशाएं मिलती हैं उसे, बढ़ता प्रतिफल भी, स्थिर प्रतिफल भी और घटता प्रतिफल भी। इन तीनों में ही उसे लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बढ़ता प्रतिफल
के अंदर एकाधिकारी का संतुलन किस तरह से होता है। हम इसे बढ़ता प्रतिफल की स्थिति भी कह सकते हैं या फिर घटती लागत की स्थिति भी कह सकते हैं। तो इस चित्र के अंदर जो है वो एकाधिकारी का संतुलन दर्शाया गया है। एकाधिकारी जो है जहाँ पर AC और MC दोनों ही, हम जो है AC कर्व को देखें वो गिर रहे हैं और MC कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा गिर रही है, इसीलिए जो AC कर्व के नीचे है MC कर्व, इससे ये पता चल रहा है कि जो MC है वो ज़्यादा गिर रही है। और जो E पॉइंट है यहाँ पर जो AR है MR है, क्योंकि जो है AC और MC जो हैं वो घट रही हैं तो रिवेन्यू हमारी बढ़ रही हैं। तो संतुलन जो है वो हमारा E पॉइंट पर होगा जहाँ पर संतुलन की दोनों शर्तें पूरी होती हैं। एकाधिकारी संतुलन है ये स्थिति, और इसे हम बढ़ते प्रतिफल की दशा या फिर घटती लागत की स्थिति भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, OX अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा और OY अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया गया है। हमारा AC कर्व औसत लागत, MC मार्जिनल कॉस्ट को दर्शा रहा है, AR एवरेज रिवेन्यू यानी कि औसत आय, और MR मार्जिनल रिवेन्यू को दर्शा रही है। तो हमारा संतुलन पॉइंट जो है वो E पॉइंट पर है। E पॉइंट पर MC इज इक्वल टू MR है। तो MC इज इक्वल टू MR यानी कि प्रति इकाई कीमत का निर्धारण जो है वो OP अथवा SQ भी हम कह सकते हैं। OP अथवा SQ ये प्रति इकाई कीमत का निर्धारण हो रहा है। उसके बाद जो हमारी प्रति इकाई लागत है वो हम चित्र से देख रहे हैं कि कीमत का निर्धारण OP हो रहा है और लागत है हमारी OR, यानी कि कॉस्ट कम है और रिवेन्यू ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है। तो जो PRST बॉक्स शो हो रहा है ये हमारा बढ़ता प्रतिफल जो है यानी कि लाभ बढ़ रहे हैं हमें, ये हमारा प्रॉफिट दर्शा रहा है। तो हमारा कुल लाभ है PRTS। उसके बाद है स्थिर प्रतिफल की दशा या फिर हम इसे स्थिर लागत भी कह सकते हैं। इसमें एकाधिकारी का संतुलन कहाँ पर होता है, तो ये भी हमने चित्र के द्वारा दर्शाया है, जहाँ पर स्थिर प्रतिफल के कारण हमारा AC और MC दोनों ही इक्वल हैं, यानी कि जितना भी रॉ मटेरियल हम खरीदते जाएंगे अतिरिक्त सामान की जो लागत है वो स्थिर ही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, इसलिए AC इज इक्वल टू MC है। और हमारा संतुलन वहीं होगा जहाँ MC इज इक्वल टू MR। तो यहाँ पर भी E पॉइंट वहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है, संतुलन बिंदु E पर है। तो प्रति इकाई कीमत जो है वो OP जो है प्रति इकाई कीमत का निर्धारण हो रहा है, और टोटल जो है वो हम कह सकते हैं OP कीमत का निर्धारण हो रहा है, और OREQ ये हमारा कॉस्ट है, और OPSQ ये हमारी जो है रिवेन्यू है। तो इसमें जो है कुल उत्पादन OQ है, प्रति इकाई लाभ हमारा PR अथवा SC भी कह सकते हैं, और कुल लाभ का क्षेत्रफल PRES है, मतलब लाभ की स्थिति है। उसके बाद जो है घटते प्रतिफल के अंदर एकाधिकारी के संतुलन की स्थिति, इसे हम बढ़ती लागत भी कह सकते हैं। घटते प्रतिफल के कारण हमारा जो AC और MC कर्व हम देख रहे हैं वो पॉजिटिव स्लोप में जा रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं, क्योंकि लागत जो है वो बढ़ रही है और रिटर्न्स कंपैरेटिवली जो है वो घट रहे हैं। तो इसलिए AC MC दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन MC AC के कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए AC से परे है MC। तो यहाँ पर भी संतुलन पॉइंट E पॉइंट है, और कीमत का निर्धारण OP अथवा SQ है, और प्रति इकाई लागत जो है वो हमारी OPSQ है, ये लागत है, और लाभ हमारा वही PRTS का क्षेत्रफल है। तो इस तरह से लॉन्ग पीरियड के अंदर एक एकाधिकारी को सभी प्रकार की लागत की दशा में लाभ ही मिलता है। अब हम एकाधिकारी के द्वारा अल्पकाल में कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है ये जानेंगे। शॉर्ट पीरियड के अंदर जो एकाधिकारी है वो
प्रॉफिट भी कमा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी और लॉस भी, और तीनों ही स्थितियों में वो उत्पादन करता रहता है। ये एक गलत धारणा है कि एकाधिकारी हमेशा शॉर्ट पीरियड में लाभ ही अर्जित करता है। एकाधिकारी जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के अंदर लाभ, सामान्य लाभ या हानि किसी भी स्थिति में काम करेगा। ये जो बाजार है उसके डिमांड कर्व और बाजार की जो लागत की दशा पर निर्भर करता है कि वो काम किस स्थिति में करता रहेगा। जब पूर्ण प्रतियोगिता की जो स्थिति होती है, फर्म की तरह एकाधिकारी जो फर्म है, जो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म होती है, जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स होती है, वो भी एकाधिकारी फर्म भी उसी की तरह शॉर्ट पीरियड के अंदर हानि का सामना उसे भी करना पड़ता है। यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है उसकी हानि को वो सहन करेगा। एकाधिकारी अल्पकालीन हानि की स्थिति में उस बिंदु तक उत्पादन करता है जिस बिंदु तक उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर या उससे अधिक वस्तु की कीमत प्राप्त नहीं होती, तब तक वो उत्पादन करता रहता है। तो जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है वो तब उपलब्ध नहीं होता जिसके कारण, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, मोनोपोली होती है मार्केट के अंदर, अकेला है, तो इसीलिए शॉर्ट पीरियड में वो अपनी हानि के बचने के उद्देश्य से वस्तु की कीमत को जो है एक लागत के एवरेज कॉस्ट के बराबर करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन ये एक प्रयास मात्र है। मतलब एवरेज कॉस्ट जब तक उसे मिलती रहती है तब तक वो उत्पादन करता रहता है। शॉर्ट पीरियड के अंदर जो एकाधिकारी है वो हानि की संभावना से इनकार नहीं कर सकता। एकाधिकारी के लिए शॉर्ट पीरियड में हानि की स्थिति कोई असंभव की स्थिति नहीं है, स्टेज नहीं है। तो संक्षेप में हम इसे इन चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है लाभ की दशा। एकाधिकारी जो है शॉर्ट पीरियड में लाभ की दशा को दिखाया गया है। चित्र से जो है हम देख रहे हैं PQRS शॉर्ट पीरियड के अंदर ये लाभ की स्थिति है। जो OY अक्ष है इस पर हमने रिवेन्यू AR और MR दर्शाए हैं। OX अक्ष पर हमने प्रोडक्शन को दिखाया है, जो है AC कर्व हमारा U शेप में है। तो इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं, एकाधिकारी वस्तु का मांग वक्र AR तथा उससे संबंधित सीमांत आय वक्र प्रदर्शित किए गए हैं, और संतुलन पॉइंट जो है वो E पॉइंट है जहां पर MC=MR है। इस संतुलन की दशा में वस्तु की जो कीमत है वो RX या फिर OP कह सकते हैं होगी, और इस कीमत पर एकाधिकारी OX उत्पादन की मांग कर रहा है। चित्र में प्रति इकाई लागत SX अथवा OQ भी कह सकते हैं, अर्थात एकाधिकारी को प्रति वस्तु RS की जो दूरी है उसके बराबर लाभ मिल रहा है। ये स्पष्ट हो रहा है इस संपूर्ण उत्पादन OX पर एकाधिकारी को PQRS ये कुल लाभ मिलेंगे। उसके बाद है नॉर्मल प्रॉफिट। एकाधिकारी सामान्य लाभ, जिसे हम शून्य लाभ भी कह सकते हैं, मतलब कॉस्ट इज इक्वल टू रिवेन्यू। तो एकाधिकारी वस्तु की औसत उत्पादन लागत के बराबर वस्तु की कीमत तय हो जाएगी, यानी कि एवरेज रिवेन्यू के। तो इस चित्र के अंदर जो है वो दर्शाया गया है कि OP ही कीमत है और ORX ही कॉस्ट है। तो OPRX ही के प्राइस है और इतनी ही कॉस्ट है। तो E पॉइंट संतुलन की स्थिति है जहाँ पर MC=MR। यहाँ RX जो है वस्तु की औसत लागत और कीमत दोनों ही है। इस स्थिति में उसे कोई अतिरेक मतलब लाभ नहीं मिल रहा, जितनी कॉस्ट है उतना ही उसे इनकम हो रही है। एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट है। हानि की दशा, हानि की दशा जो है वो एकाधिकारी की अल्पकालीन हानि की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। एकाधिकारी जो होता है वो वस्तु की मांग कुछ स्थितियों में इतनी कमज़ोर भी हो सकती है कि जो एकाधिकारी है उसको वस्तु की जो कीमत है उस वस्तु की लागत से भी कम करनी पड़ती है एकाधिकारी की स्थिति में, और ये स्थिति जो है वो हानि की स्थिति होती है। एकाधिकारी शॉर्ट पीरियड के अंदर औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक कीमत होने पर इस आशय से कार्य करता जाता है कि दीर्घकाल के अंदर ये जो हानि है वो लाभ में परिवर्तित हो जाएगी।
तो शॉर्ट पीरियड के अंदर वो हानि उठा सकता है। इस चित्र के अंदर जो RX है वो वस्तु की प्रति इकाई कीमत है। RX ये कीमत है, OP जिसे हम कह सकते हैं, या RX, जबकि उसकी कॉस्ट जो है वो OQ या फिर SX कह सकते हैं, वो जो है उसकी कॉस्ट है। तो जो PQRS के बराबर उसे हानि हो रही है, तो वस्तु का उत्पादन OX है, जिसके कारण उत्पादक को PRSQ के बराबर हानि हो रही है। जो कुल हानि है वो OP QOX या फिर हम इसे PQSR भी कह सकते हैं। तो ये उसकी हानि की स्थिति है। तो आशा करते हैं आपको मोनोपोली मार्केट के अंदर शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के अंदर जो है कीमत का निर्धारण या फिर उसके लाभ की स्थिति का ज्ञान अच्छे से समझ में आ गया होगा।